Hello aspirants, a very warm welcome you all my channel Wisdom Home Science Classes। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था जहाँ पे हमने सिर्फ 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, आज हम सेकंड पार्ट उसका करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है पहले 25 क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए और आप फिर ये वाली वीडियो सॉल्व कीजिए। तो आइए 26 जो है क्वेश्चन, उसकी असर्शन है होम मैनेजमेंट इज़ नॉट एन ऑल इनकम्पासिंग कॉन्सेप्ट कंपेयर टू डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो असर्शन है वो ये कहती है कि जो होम मैनेजमेंट उसमें सब कुछ नहीं आता, चाहे वो डिसीजन, जब हम कंपेयर करते हैं डिसीजन मेकिंग को या प्रॉब्लम सॉल्विंग को बाकी कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसमें ये चीज़ नहीं आती है। आपने हमेशा जो क्वेश्चन का है वो उसको अच्छे से पढ़ना है और पूरा ध्यान देना है कि ये आखिर बात क्या पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है नॉट। क्या पूछा है? नॉट। इन्होंने बोला नहीं है सारा इनकम्पासिंग। तो आपको पूरा इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। रीज़न जो है इन्होंने दिया है, होम मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ मैनेजरिंग फंक्शनिंग। तो मतलब जो है होम मैनेजमेंट में इधर भी नॉट दिया है, ये आप नॉट देख रहे हैं, इधर भी नॉट दिया, बोला होम मैनेजमेंट में नहीं आता है टोटलिटी में, जितने भी मैनेजरियल फंक्शनिंग है उस वो सारे के सारे नहीं आते हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। दोनों ही ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, ये दोनों ही फॉल्स हैं। तो इसका आंसर साफ पता चलता है कि दोनों ही इसके रॉन्ग स्टेटमेंट है और असर्शन और रीज़न दोनों ही रॉन्ग है। इसका आंसर जो है बोथ ही आर फॉल्स। जबकि होता है, इन्होंने नॉट लिखा है, जबकि होम मैनेजमेंट में सब कुछ होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ऑल राउंड सब चलता है और होम मैनेजमेंट में भी मैनेजरियल फंक्शनिंग होती है। तो ये आपने ध्यान देना है पूरा कि पूछा क्या है, नॉट पूछा है कि नहीं पूछा है। 27 आपका आ जाता है ईगो डील्स विद द रियल वर्ल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। और रीज़न है ईगो सर्च फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई द नीड, द हंग्री पर्सन मस्ट गेट रियल फूड टू सेटिस्फाई द हंगर। तो इसका क्या हो सकता है? दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, एक सही है एक गलत है, ए फॉल्स है कि आर ट्रू है। तो इसका आंसर जो है वो है ए, दोनों ही सही हैं, असर्शन भी और रीज़न भी और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ईगो डील विद द रियल वर्ल्ड, एग्जैक्टली ईगो जो है वो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो रियल वर्ल्ड के पे काम करता है। और रीज़न में जो है इसकी एग्जाम्पल दी है कि जो ईगो है वो रियल ऑब्जेक्ट से ही अपनी जो नीड है उसको सेटिस्फाई और फुलफ़िल करता है। और एग्जाम्पल दी है कि हंगरी जो पर्सन है मस्ट गेट रियल फूड टू सेटिस्फाई द हंगर। तो ये बिल्कुल सही है। जब ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो इड है वो किस पे काम करता है? वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो आपका सुपर ईगो है वो आपका मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, वो किस पे काम करता है? आपका सुपर ईगो वो आपका काम करता है मॉरल प्रिंसिपल पे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये किसने दिया है? ये फ्रॉइड ने दिया है साइको एनालिटिकल थ्योरी में। ठीक है, आपको थेरीज भी पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द काउंसलर। और रीज़न दिया है कि काउंसलिंग रिलेशनशिप विल बी इफेक्टिव ओनली इफ़ द काउंसलर मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखिए इसके असर्शन रीजंस के जो ये ऑप्शन से क्या है, दोनों सही है, असर्शन गलत है और रीज़न भी गलत है। एक सही है असर्शन या फिर रीज़न फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। तो इसका आंसर ए है, दोनों ट्रू हैं। क्यों? इन्होंने कहा कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो एसेंशियल क्वालिटी है कि काउंसलर की, जो भी एक काउंसलर होता है जो एक तरह की काउंसलिंग देता है किसी इंडिविजुअल को जिसको नीड होती है, वो कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके क्या क्या इश्यूज रहे हैं, उन सबको उसने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उसका जो डेटा है वो कहीं पे और रिलीज़ नहीं करना है, किसी और को उसकी बात नहीं बतानी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो
बात उन दोनों में हुई है वो सिर्फ काउंसलर को ही पता होनी चाहिए, वो आगे पीछे कोई बात नहीं कर सकता है। और काउंसलिंग जो है रिलेशनशिप विल बी इफ़ेक्टिव तभी जो काउंसलर और जो उसका कैंडिडेट है या जो उसका पेशेंट है उसकी तभी ही उसकी अ, जो है इफ़ेक्टिव रहेगी अगर वो उसके जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, तो उस पर ट्रस्ट करेगा कि ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा, मैं इसको दिल खोल के अपनी बात बता सकता हूँ। ठीक है, फिर है 29 क्वेश्चन, ऑल इंडिविजुअल इन सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम। हमेशा नॉट का ध्यान रखना है, हमेशा अपने नॉट का ध्यान रखना ही रखना है, अच्छे से इसको पढ़ना है कि ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं सोशल सिस्टम में वो एक टाइम पे इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, और रीज़न दिया है बट दे अडॉप्ट इनोवेशन इन एन ऑर्डर्ड टाइम सीक्वेंस। तो क्या इसके ऑप्शंस रह सकते हैं और इसका आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। तो हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, आप एक स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़िएगा और फिर उसको देखिएगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से भी क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कभी कभी हमने ये चीज़ पढ़ी होती है तो वो हिट कर जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऑल इंडिविजुअल इन सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम बिकॉज दे अडॉप्ट इनोवेशन इन एन ऑर्डर टाइम सीक्वेंस। तो इसका जो आंसर है वो है ए, दोनों ही ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है। इसकी एक बड़ी अच्छी थेरी भी है एडॉप्शन की, इनोवेशन की। तो इन्होंने कहा है कि जो सॉरी, हाँ जी, आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, इन्होंने बोला है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं सोशल सिस्टम पे वो एक टाइम पे इनोवेशन अडॉप्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल आपके जो है एक लॉन्च हुआ, आईफोन 16 लॉन्च हुआ, 15 लॉन्च हुआ, तो कुछ ही जो हैं जो इनोवेटिव लोग हैं उन्होंने ही उसको ख़रीदा होगा, सबने नहीं ख़रीदा होगा। फिर बाद में जो है थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस में जैसे ख़रीदते हैं फिर किसी ने ख़रीदा होगा। तो इस तरह से इसकी एक एग्जांपल है कि हर कोई जो है एक टाइम पे इनोवेशंस का लुत्फ़ नहीं उठाता है, वो सीक्वेंस मैनर में उठाते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी थेरी है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन। तो ये जो थेरी है ना, इसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थेरी। ये वहाँ से क्वेश्चन पुट किया गया है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थेरी। क्या नाम है इसका? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ये किसने दी है? ये दी है एवर्ट रॉजर्स ने। किसने दी है ये? एवर्ट रॉजर्स ने दी है। इसके जो क्या है, इसके 5 स्टेप्स होते हैं जहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इनोवेशन है वो कैसे जो है वो प्रोग्रेस करती है। ठीक है, तो मैं आपको वो अभी एक्सप्लेन करती हूँ। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं इनके? पहले आ जाता है आपका इनोवेटर्स। पहले जो है वो इनोवेटर्स आ जाते हैं। सॉरी, अभी हमारे पास पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं है, ये ओ है। इनोवेटर्स जो कितने होते हैं? 2.5% होते हैं। इनोवेटर्स वो होते हैं जो साल भर वेट करते हैं किसी नई चीज़ आने का, ये 2.5% है। इनोवेटर्स वो होते हैं जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जिनका पैशन होता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी आपको कि आईफोन जो है एक मार्केट में आया, तो जो अर्ली अडॉप्टर्स जो इनोवेटर्स होते हैं उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आईफोन आया है, 15 आया है, 16 आया है, तो हमने ये लेना ही लेना है। तो वो लाइनों में लग जाते हैं जब वो लॉन्च होता है और उसको वो ले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है, हमने कोई चीज़ नई लेनी है, पैशन है, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, या उनमें एक तरह से उत्सुकता होती है कि हाँ भाई हमने कोई नई चीज़ ट्राई करनी है। फिर इनोवेटर्स के बाद आपके आ जाते हैं कौन कौन आ जाते हैं आपके इनोवेटर्स के बाद? इनोवेटर्स के बाद आ जाते हैं अर्ली एडॉप्टर्स। 2.5% आपके कौन थे? 2.5% थे आपके इनोवेटर्स। अर्ली एडॉप्टर्स जो होते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स अर्ली एडॉप्टर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं 13.5%। कितने होते हैं?
5%। ये वो हैं जो चीज़ तो लेते हैं लेकिन इनोवेटर्स के बाद लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? उनमें भी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उनमें क्यूरियोसिटी होती नहीं है लेकिन उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है उनको देख करके कि हाँ, जो इनोवेटर्स हैं, मतलब जो पहले कोई चीज़ खरीद चुके हैं, उन्होंने वो चीज़ ली है, तो उनमें भी एक कंपटीशन पैदा होता है कि हाँ भाई, उसने वो चीज़ ली है तो मैं भी लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ने ले लिया क्यूरियोसिटी के चलते और दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ, उसने ले लिया, मैं पीछे रह गया तो मैं भी लेता हूँ, मैं देखता हूँ इस चीज़ में क्या है। या वो ले लेता है और उस चीज़ को अपने फ्रेंड से एक्सप्लोर करता है, उसको वो अच्छी लगती है तो वो बोलता है कि हाँ, मैं भी इसको लूँगा। पेयर प्रेशर हो सकता है, कोई स्टेटस दिखाना होता है अपना, या उन्हें लगता है कि हम ये चीज़ ले लेंगे तो हमें लीडरशिप स्किल्स आएंगे, हम एम्बिशियस लगेंगे। तो ये जो रीज़न है ये आ जाता है अर्ली अडॉप्टर्स में। सिमिलरली जो है फिर इसी में आ जाता है आपका अर्ली मेजॉरिटी। इसी में आते हैं आपके अर्ली मेजॉरिटी। फिर ऐसे ही जो है मेजॉरिटी में लोग लेने लग जाते हैं, देख के इनोवेटर्स को या अर्ली अडॉप्टर्स को देख के लेते हैं। अर्ली मेजॉरिटी वाले, मेजॉरिटी इसमें जो है क्या है, इसमें कितने परसेंट होते हैं? 34%। ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्ली अडॉप्टर्स। ठीक है, ये 34% होते हैं। ये भी सिमिलर जो रूल हैं वो अर्ली अडॉप्टर्स की तरह फॉलो करते हैं अर्ली मेजॉरिटी वाले। फिर आ जाते हैं लेट मेजॉरिटी। इसी में फिर आ जाते हैं लेट मेजॉरिटी। वो भी कितने होते हैं लेट मेजॉरिटी वाले? वो भी होते हैं 34%। लेट मेजॉरिटी वाले भी कितने होते हैं? सिमिलर होते हैं 34%। कितने किसकी तरह? अर्ली मेजॉरिटी की तरह होते हैं लेट मेजॉरिटी। और फिर आ जाते हैं लेगार्ड्स। कौन आ जाते हैं फिर आ जाते हैं लेगार्ड्स। लेगार्ड्स, LAGGARDS। फिर आ जाते हैं लेगार्ड्स। वो कितने होते हैं? 16%। लेगार्ड्स कौन होते हैं? जिनकी प्रोग्रेस स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी के 4 स्टेप से। ये लेगार्ड्स जो पर्सन होते हैं, इनमें स्लो प्रोग्रेस होती है, ये दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इनमें भी क्यूरियोसिटी होती है, इनमें भी वो चीज़ लेने की तलब होती है, लेकिन ये थोड़े किसी रीज़न्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। हो सकता है कि फेक फ्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म से फाइनेंशियली स्टेबल ना हो और पैसे जमा कर रहा हो आईफोन लेने के लिए, तो इसलिए वो पीछे रह गए। इसलिए जो पीछे रह जाते हैं 16%, तो उनको हम कहते हैं लेगार्ड्स। अब ये जो थेरी है ना, एवर्ट रोजर्स की डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थेरी, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है और इसकी स्टेप्स भी पूछे जाते हैं और इसकी जो है परसेंटेज भी पूछी जाती है, और ये किसने दिया है वो भी पूछा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमने आगे फर्दर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा होगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर करें और अभी थोड़ा बेयर अप करें क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a non-symmetric distribution is also described as skewed distributions. In a skewed distribution, the length of the tail relative to the section is disproportionate to the others. A and R are true. R is the correct explanation. Both true. R A false है, R true है, और A जो है वो true है, R जो है वो false है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका A ऑप्शन। ये दोनों ही सही हैं और R जो है वो वही ही, मतलब जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये रिसर्च का क्वेश्चन है। आपकी एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक नॉन सिमेट्रिक होती है, जहाँ पे जो टेल है वो आपकी डिसप्रोपोर्शनेट होती है। मतलब एक टेल जो है दूसरी टेल से डिसप्रोपोर्शनेट होती है लेंथ में। जैसे ये ऐसे होता है आपका, ऐसे ना, तो एक जो टेल है वो अलग होती, डिसप्रोपोर्शनेट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये दोनों ही स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज द राइट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन फूड। यहाँ पे बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने देखना है इसकी सबसे ज़्यादा जो फूड कंटेंट है वो किस में है, ज़्यादा जो फूड है, प्रोटीन कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो पहले इन्होंने ऐसे स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, तो हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बॉयल्ड एग है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको ऊपर रखते हैं कि बॉयल्ड एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होगा। डिक्रीजिंग होता है सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम।
इंक्रीजिंग होता है पहले सबसे ज़्यादा कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ये डिक्रीजिंग पूछा है, तो डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा पहले उबले हुए अंडे में आएगा, फिर उसके बाद आपका चीज़ में आएगा, फिर उसके बाद ब्रेड में आएगा और फिर जाके आपका बटर में आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका डी। हाँ, 1V जो कि आपका बॉयल्ड एग है, 2 आपका चीज़ है, फिर आपका ब्रेड है और फिर आपका बटर है। तो ये इसका आंसर है। आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। गिव द सिक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्वेंशियल ऑर्डर दे दो कि कौन सा किस जो है ऑर्डर में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो फॉल करते हैं, ठीक है। तो आइसोमाल्टेज, पेप्सिन, टाइलिन, अमाइलेज, क्या इसका सीक्वेंस रहेगा? ABDC, CBDA, DABC, BACD। तो इसका आंसर है BCBDA। पहले आपका आएगा टाइलिन, ठीक है, पहले आपका आ जाएगा टाइलिन, फिर आपका आ जाएगा पेप्सिन, फिर अमाइलेस और फिर आइसोमाल्टेस। इस तरह के अब भी पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, अब सिंपल पूछे जाते हैं कि पेप्सिन जो है एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होता है या कहाँ पे पाया जाता है। मे बी आपको सीक्वेंस भी देखने को मिले, तो मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में कि आपने पूरा ध्यान रखना है कौन सा एंजाइम्स कहाँ से रिलीज़ होता है, उसको पूछा जाता है एग्जाम में। गिव द सीक्वेंस इन विच अ परचेज ऑफिसर प्लेसेस अ परचेज ऑर्डर। एक ऑफिसर है, उसने ऑर्डर पर प्लेस करना है, तो वो क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा? पहले वो डेवलप ऑर्डर फॉर्म करेगा या आइडेंटिफाई करेगा वेंडर को, या स्पेसिफिकेशन लिखेगा, या नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा, या कोई एक मेथड सिलेक्ट करेगा परचेज का। तो सबसे पहले क्या रहता है, क्या करेगा? आइडेंटिफाई अपनी नीड्स को करेगा या वेंडर को आइडेंटिफाई करेगा? देखेगा पहले उसकी ज़रूरतें क्या है। तो डी से स्टार्ट हो सकता है, हम देखते हैं डी ऑप्शन कहाँ फॉल करता है, बी में फॉल करता है, तो सीधा सीधा आपको पता चल गया ये वाला ऑप्शन इसका हो सकता है। कोई भी है, कुछ खरीदना है उसने, तो वो क्या देखेगा कि मुझे पहले ज़रूरत क्या है, मैं चीज़ क्या लाने जा रहा हूँ, तो वो आइडेंटिफाई करेगा अपनी ज़रूरतों को। फिर वो क्या करेगा, ज़रूरतें आइडेंटिफाई करने के बाद वो उनको लिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टेशनरी के आइटम्स चाहिए, तो मुझे कौन कौन सी आइटम चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे शीट्स चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे नोटबुक चाहिए, तो मैं उनको पहले आइडेंटिफाई करूँगा, फिर मैं उनको लिस्ट बनाऊँगा। जैसे हम फर्दर भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को भी देते हैं, खुद भी रिमाइंडर के लिए अपने पास रखते हैं। तो पहले हम अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हमको उनको लिखेंगे, फिर लिखने के बाद हम ऑर्डर फॉर्म करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ परचेजिंग सिलेक्ट करेंगे कि हमने ऑनलाइन ख़रीदना है, हमने मार्केट में जाके ख़रीदना है, हमने किसी से मंगवाना है। फिर जा कर के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेंडर को कि हमको फ़लानी फ़लानी जगह से स्टेशनरी मिल सकता है, या यहाँ पे होगा स्टेशनरी, या होलसेल मार्केट से जाएंगे या रिटेल मार्केट से जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने वेंडर्स को जो है वो आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टिल डेट 2012 से लेके स्टिल वही पैटर्न रहा है उनका, और अभी कोई भी उनका पैटर्न में चेंज नहीं आई है। वो मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, वो सीक्वेंस में पूछते हैं, वो पजल दिए होते हैं उनको सॉल्व करने के पूछते हैं, ठीक है। गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट। अब प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट का क्या सीक्वेंस है? लेबलिंग, असेंबलिंग, कटिंग, बंडलिंग। तो पहले क्या करेंगे हम? डी पहले बोला बंडलिंग नहीं, हम बंडलिंग एंड में करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, लेबलिंग, असेंबलिंग, कटिंग या बंडलिंग? आप पहले इसको खुद सॉल्व करो, फिर मैं बताती हूँ। इसका आंसर है सी। पहले हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे कपड़ों की, फिर हम क्या करेंगे, उनके बंडल्स बना के रखेंगे। कटिंग कर ली हमने, ठीक है, कपड़े की कटिंग कर ली, फिर हमने उनको बंडल बना के रखा। फिर क्या किया हमने, फिर हमने बंडल बनाने के बाद CADB है, पहले हमने कटिंग करी, फिर उनको लेबल किया, फिर बंडलिंग बनाई और फिर असेंबलिंग किया, ठीक है। इसका ये सीक्वेंस है। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पहले हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं विद फिनिशिंग केमिकल्स, एक्सट्रूजन, पॉलीमराइजेशन, डिसॉल्विंग इन सोल्यूशन।
तो क्या रहता है, हमेशा सिंथेटिक फाइबर्स जो पॉलिएस्टर, नायलॉन, उनका एक ही स्टेप रहता है, उनका रहता है पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन होता है। तो देखिए सी कहाँ पे है, तो वो डी पे है, तो सी डी बी ए इसका आंसर होगा। सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, फिर हम उनको सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, फिर एक्सट्रूजन, और फिर उनका हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं विद केमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन होम मैनेजमेंट प्रोसेस। आप देखिए होम मैनेजमेंट से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो क्या रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फीडबैक, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक, फिर ऐसे ही है। तो इसका एक जो है इजी सा मेथड मैं आपको बताती हूँ क्या है इसका, इसको कहते हैं हम याद रखने के लिए एक इसका भी इन्होंने होम मैनेजमेंट में 4 ही स्टेप पूछे हैं, जबकि इसके बहुत स्टेप होते हैं होम मैनेजमेंट के। इसका रहता है आपका पॉड स्कोप, PODSCORB। ठीक है, तो P जो है आपका प्लानिंग, सबसे पहले तो प्लानिंग आएगी। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कहाँ पे है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पॉड स्कोप आपका आता है, ये आपकी ट्रिक रहती है। ठीक है, और फिर बजटिंग एंड में आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर था बी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक। अरेंज द स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। साइकोसोशल स्टेजेस ये किसने दिया है, ये दिया है आपका एरिक्सन ने। सॉरी, किसने दिया है ये दिया है एरिक्सन ने। कितने स्टेजेस दी हैं इसने, 8 स्टेजेस दी हैं। तो इन्होंने क्या पूछ लिया है, करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसेबिलिटी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इसका भी एक जो है निमोनिक है वो ये है कि मैं इसको याद रखती हूँ TAIII। आपका आ गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये वाला आपका आई आ जाता है। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो इसका ताई जो है ऐसे पहले की आपने 3 याद रखनी है, बिकॉज बाकी तो आपको याद रहती ही हैं। तो जो पहले है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और इंडस्ट्री, इनिशिएटिव, इनसे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने अगर आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा आपने जो है अपनी जो पेपर है आपके पास, पेन पेपर, उसमें ये स्टेजेस पहले लिखनी है। आपने दिमाग में रख के ये चीज़ सॉल्व नहीं करनी है कि हाँ मुझे पता है जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है वो 3rd पे है, स्टेज पे है वो 4th पे है, क्योंकि हमें जो है वो याद प्रॉपर नहीं होता है। तो हमने हमेशा जो क्या करना है, आपने ये ट्रिक मेरी ज़रूर आपने याद रखनी है कि आपने कॉपी पेन पे हमेशा जो है वो स्टेजेस लिखनी है विद एज। आप लिखिए ऐसे TAIII करके, और फिर आप फर्दर भी लिख सकते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसके बाद कौन सी आ जाती है, कितने आई हैं हमारे पास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और फिर इंटीमेसी वाला आपका आ जाता है। 4 हैं हमारे पास आई। ठीक है, फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, फिर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर आ जाता है। तो अभी यहाँ पे कौन सा स्टेप पहले आएगा, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, फिर आएगा जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस रोल डिसअपेयर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बच्चों को आते हुए भी वो गलत कर देते हैं, क्योंकि वो ओहो हमको तो सीक्वेंस में ही कन्फ्यूजन हो गया। तो आपने हमेशा याद रखना है, मैंने आपको कौन सा ट्रिक बताया, आपने कॉपी पेन पे वो लिखना है। अगर एजेस पूछे गए हैं, कौन सी एज में कौन सा बच्चा फॉल करता है, या कौन सी स्टेज फॉल करती है, या कौन से ईयर में फॉल करती है, तो वो भी आपने पूरा लिखना है। पहले लिख करके देखना है आपने कि आपकी सीक्वेंस की सेंस बन रही है, और फिर वहाँ से उठाना है कि कौन सी स्टेज हमको पूछी गई है, या कौन सी स्टेज का हमको सीक्वेंस पूछा गया है। ये आपने हमेशा याद रखना है, और ये फॉलो भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू बी फॉलोड इन अप्लाइंग PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक। कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब भी आपने PRA करना होता है। आप पहले रैपो बिल्डिंग करते हैं विलेजर्स के साथ, या फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं विलेजर्स को, या क्लाइमेट डिस्कशन करते हैं, या फिर आप
विलेजर से मीट करते हैं या सूटेबल प्लेस ऑफ इंटरव्यू सिलेक्ट करते हैं, ये एक सीक्वेंस रहता है। आप पहले आपने ये कभी अगर क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने कभी नहीं ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप खुद को एज अ इमेजिन करो, PRA एक आप अपने खुद को एक एक्सटेंशन वर्कर इमेजिन करो। आप सबसे पहले क्या करोगे? आपने एक PRA करना है तो आप सबसे पहले क्या चीज़ करोगे? विलेजर के साथ रैपो कैसे कर लोगे विलेज के साथ, जब तक आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किए होंगे विलेजर्स, है कि नहीं? तो आप पहले क्या करोगे? मिलोगे विलेजर्स के साथ। तो इसका आंसर है सी क्या है 1V। सबसे पहले आप क्या करोगे? विलेजर्स के साथ मिलोगे। आप रेपो बिल्डिंग नहीं कर सकते जब तक आप विलेजर्स के साथ मिलोगे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनके साथ मिलना है, मिलने के बाद आपने उनके साथ रेपो बिल्डिंग करनी है, मतलब जान पहचान बढ़ानी है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? फिर उसके बाद आप करोगे विलेजर्स के साथ मिलोगे और फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। फिर शेयर करने के बाद उनको अपना इंटरेस्ट बताओगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है। फिर जब वो अगर मान जाते हैं, विलिंग होते हैं, तो फिर आप उनके लिए वो इंटरव्यू शेड्यूल वो फॉलो करते हो कि एक इंटरव्यू के लिए प्लेस या फिर क्लाइमेट या लोकेशन वो सब सेटअप करते हो। और इधर भी आपने जो है ये सारी की सारी स्टेजेस पढ़नी है। क्या करना है? सारी की सारी स्टेजेस पढ़नी है। ऐसे नहीं कि आपने देखा कि आपने देख लिया, सबसे पहले दिया है बिल्डअप रैपो बिल्डिंग करनी है तो आपने उधर ही मार्क कर दिया। यहाँ पे हालांकि आपको कन्फ्यूजन के लिए 1 नहीं दिया, हाँ दिया है ना 1, ये कन्फ्यूजन के लिए आपको दिया होगा। आप इसी को देख के मार्क कर दोगे, आप बाकी के स्टेजेस नहीं, बाकी के स्टेप्स नहीं पढ़ोगे। एक एक स्टेप्स आपने पढ़ना है और वो स्टेप्स भी आपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। पूरा एक सीक्वेंस में आपने ABCD ऐसे पूरा फॉलो करके लिखना है, ठीक है। अरेंज द स्टेजेस ऑफ द अडॉप्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आप कैसे अडॉप्ट करते हो किसी प्रोसेस को, इसी के रिलेटेड हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अरेंज द स्टेजेस ऑफ द अडॉप्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो क्या स्टेजेस आपकी रहती हैं? पहले इंटरेस्ट आएगा आपको, या पहले आपको कोई अवेयरनेस होगी, फिर इंटरेस्ट आएगा, इवैल्यूएट करोगे, अडॉप्ट करोगे या ट्रायल करोगे। तो देखो इसका आंसर है सी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? अवेयरनेस। आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा होएगा? है कैसे पैदा हो जाएगा आपको इंटरेस्ट जब तक आप कोई चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं हो? पहले आपको अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस के बाद आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं लूँ कि नहीं लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अवेयरनेस है आईफोन की, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर आप इवैल्यूएट करोगे लूँ कि नहीं लूँ, महंगा है सस्ता है, या फिर आप क्या करोगे? उसको ट्राई करोगे कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग फुलफ़िल होता है कि नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? फाइनली उसको अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। सीक्वेंस द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर द लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो आपने इसको देखना है, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है और स्टिल डेट भी पूछा जाता है। लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो है स्केल्स हैं, तो पहले आपका फॉल करता है इसमें नॉमिनल स्केल, ठीक है। नॉमिनल स्केल में क्या होता है? सिंपल आपके नेम्स होते हैं जिनमें किसी तरह की कोई रैंक नहीं होती है। फिर ऑर्डिनल आ जाता है जिसमें आपका नेम भी फॉल करते हैं और रैंक्स भी फॉल करती है 1 2 3 4। फिर आपका आ जाता है इंटरवल आ जाता है जिसमें आपके बीच में एक गैप होता है जो कि आपका पे स्केल में आता है। फिर आपका रेशियो होता है जहाँ पे एक एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है और इनसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, रेशियो में एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो ये ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा आपको रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ पे होती है, एक गैप हो जाता है वैसे। अब आता है मैच द फूड इन लिस्ट 1 टू इट्स पिगमेंट इन लिस्ट 2। तो सबसे पहले आपके फूड्स दिए हैं और उनमें कौन सा पिगमेंट है आपको मैच करना है। तो सबसे पहले जो बीट रूट है उसमें क्या होता है? बिटेलियन होता है। कैरेटनॉइड्स में कैरेट में कैरेटनॉइड्स होते हैं। अनियंस में जो है आपके फ्लेवॉन्स होते हैं और स्पाइनच में आपका क्लोरोफिल होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है आप उसको कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैरेट है तो कैरेटनॉइड सिमिलर हैं, और स्पाइनच जो है वो पालक जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप डी का 3 एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको डी का 3 दिखेगा आप लगा लीजिएगा, ठीक है।
फिर आ जाता है आपका ग्लैंड्स हैं और रिस्पेक्टिव हार्मोन्स के साथ मैच करने हैं। अल्फा सेल पेनक्रियास कहाँ से आपके जो है रिलीज होते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आपके ग्लूकोजन में, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है आपके एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटा सेल पेनक्रियास जो है इंसुलिन, और पिट्यूटरी जो है आपके प्रोलैक्टिन होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है। मैच द केटरिंग यूनिट विद द राइट टाइप ऑफ मेथड ऑफ सर्विसेज। केटरिंग यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैफेटेरिया में कौन सा मेथड होता है? कैफेटेरिया में होता है स्क्रैम्बल मेथड। हॉस्पिटल में कौन सा मेथड होता है आपका? हॉस्पिटल में होता है आपका सेंट्रलाइज्ड मेथड। रेलवे में क्या होता है आपका, बताइए? रेलवे में आपका जो होता है प्लेटेड सर्विस होता है, और कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका बुफे होता है। तो इसका आंसर है आपका बी। आपने एग्जैक्ट मैच करना है। कैफेटेरिया में स्क्रैम्बल होता है। कभी कभी आपको वन वर्ड में भी पूछे जाते हैं, आपको सीधा दे दिया जाएगा विच मेथड हैज़ बीन यूज्ड इन कैफेटेरिया, या कौन सा किया जाता है कैफेटेरिया में यूज। फर्दर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। स्क्रैम्बल यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देख के आपको हॉस्पिटल का पूछ लिया जाएगा कौन सा यूज़ होता है, तो वो आपका होता है सेंट्रलाइज्ड मेथड। इस तरह से आपको यहाँ से वन वर्ड भी निकल जाते हैं। मैच द फैशन टर्म गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन गिवन इन लिस्ट 2। क्लासिक कौन सा होता है? फैड, हार्टिकल्चर, प्रीटे पोटर। तो क्लासिक वो होता है जो सदियों से चलता आ रहा है, तो मतलब लास्ट थ्रू एजेस। और उसी का ऑपोजिट होता है फैड, जो कि शॉर्ट लिव्ड क्रेज होता है। 1 वीक के साथ ये मैच हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको मैच भी करके बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रीटे पोटर होता है रेडी टू वेयर। 1 वर्ड में पूछा जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है। हार्टिकल्चर होता है आपका एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लॉथ। एक एक टर्म में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग दिया गया है। प्लांट्स फैब्रिक सोर्सेज, और कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं? कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है? कॉटन कहाँ से होता है? प्लांट की स्टेम से, या सीड के हेयर, सीड हेयर, प्लांट लीफ, फ्रूट हस्क। तो कॉटन क्या है एक बताइए आप? कॉटन है एक आपका सीड हेयर। सीड हेयर। पाइनएप्पल क्या है आपका? प्लांट लीफ से मिलता है आपको, जिसको अबेका कहते हैं। फ्लैक्स आपका जो है वो स्टेम है, प्लांट स्टेम, जो कि एक प्लांट होता है, वहाँ से उसके स्टेम को छील करके उसको फर्दर भिगोते हैं। और याद रखना कॉटन के आपको स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। फ्लैक्स के आपको स्टेप्स पूछे जाते हैं, जो कि फ्लैक्स है, वहाँ से आप एक लीलन जो फैब्रिक है वो ऑब्टेन कर रहे हो और बना रहे हो, वो कैसे बना रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है, ये पूछा जाता है। क्वायर आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है? क्वायर क्या होता है? वो आपका फ्रूट हस्क होता है। जैसे आपका नारियल है, उसका जो छिलका होता है कितना रफ सा होता है, तो वही हो गया आपका क्वायर और फ्रूट हस्क। मैच द फॉलोइंग इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होता है, रेकरिंग, गोल्डन, एबलॉन्ग, या फिर इंटेंजिबल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका एटीट्यूड फॉल कर जाएगा, आपके ओपिनियंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। रूटीन डिसीजंस क्या होते हैं? रेकरिंग, जो डेली बेसिस पे लिए जाते हैं। प्रोपोर्शन हो गया गोल्डन एबलॉन्ग। आपको एक एग्जांपल दे दी जाएगी प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, तो वो गोल्डन एबलॉन्ग है। फिर है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। क्ले मॉडलिंग, जब आप क्ले से खेलते हैं तो आप क्या क्या क्रिएटिविटी उससे करते हैं? ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया है गया है, या इसको 6 महीने से 7 महीने के बच्चे खेलते हैं, या इमेजिनेशन क्रिएटिविटी है 8 मार्च। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से पता चल रहा है क्ले मॉडलिंग। आप जब क्ले को मोल्ड करते हैं, उसके साथ किसी तरह की क्रिएटिविटी करते हैं, तो आपको क्या, जो भी आपको इमेजिन करते हैं वो आप उससे बनाते हैं। तो 1 के साथ आपका 3 मैच हो जाएगा। प्री बेसिक एजुकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और बेनिफिशरीज जो हैं आपके, वो क्या सप्लीमेंट लेते हैं, कितने एज ग्रुप उसका रहता है, 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स। इनको आपने बस अच्छे से सॉल्व करना है, पूरा सीक्वेंस अपनी नोटबुक पे पेज पे उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे नोट करना है, फिर जाके मार्क करना है। क्योंकि हम जब सीबीटी सॉल्व करते हैं, तो जिस तरह से मेरा स्क्रॉल यहाँ पे हो रहा है, पहले हम पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम जा पाते हैं ऑप्शन पे, तो इस चक्कर में जो है मिसमैच हो जाता है और हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये अगर बिना ऑप्शंस के भी आता है, तो पहले आप नोट डाउन कीजिए ऑप्शंस और फिर जाके मैच कीजिए। ये अप्रोच आपने फॉलो करनी ही करनी है, इससे आपका गलत नहीं होगा। और पूरा फोकस और पूरे ध्यान से आपने पेपर को सॉल्व करना है।
ये सॉल्व इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अगर कभी आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है। फिर आता है आपका चेंज इन नॉलेज। चेंज नॉलेज है तो नॉलेज से क्या हो जाएगा, लोग क्या रिटेन कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं, तो व्हाट पीपल नो। थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा। चेंज इन एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ों को देखने का, उन पे रिएक्ट करने का, तो रिएक्शन टूवर्ड सर्टन थिंग्स आपका हो जाता है चेंज इन एटीट्यूड। चेंज इन स्किल्स, चेंज इन कॉन्फिडेंस। आप खुद सॉल्व कीजिए फिर देखते हैं इसका क्या है। इसका आंसर जो है वो सी है, बिकॉज चेंज इन कॉन्फिडेंस सेल्फ रिलायंस, और चेंज इन स्किल हो गया डूइंग थिंग्स। आप कौन सी चीज़ को कर लेते हैं वो आपका एक स्किल है। फिर आ जाता है आपका कुछ मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के और कौन सी स्टेट में फॉलो किए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड और स्टेट का नाम दिया है, पहले दिया है ओडिसी, तो ओडिसी जो है जाहिर सी बात है उड़ीसा में किया जाता है। ऑयल अट्टम आपका तमिलनाडु, कथकली आपका केरला, और यक्षगन आपका कर्नाटका में आ जाएगा। और आप बाकी स्टेट्स के भी देख सकते हैं, बाकी स्टेट्स के आपके जो है फॉक्स, डांसेस, म्यूज़िक, ये सब पूछा जाता है कम्युनिकेशन मेथड्स के रिलेटेड। एक्सटेंशन का पार्ट हो जाएगा ये, तो आपने ये सब भी पढ़ लेना है। और आपको इस तरह से रिलेटेड जो है बाकी के हम सॉल्व करेंगे। तो ये आज आपका हो गया 2012 का पूरा पार्ट सेकंड भी कंप्लीट, जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट में जो 2012 के जून का ही पेपर थर्ड है वो सॉल्व करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। और अभी हमारे पास पूरा सेटअप नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।